नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ब्याल ट्यूटर्स पे मैं मनीष ब्याल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल फिट होंगे। आप यही मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं मालिक से कि आप सब स्वस्थ रहे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की क्लास 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मेरे जो परमानेंट सब्सक्राइबर्स है, जो व्यूअर्स है, जो बिल्कुल बहुत ढेर सारा प्यार आपके अपने चैनल ब्याल ट्यूटर्स को दे रहे हैं, उन सबको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग कंप्लीट कर चुके थे और आज से हम लोग चैप्टर 2 दैट इज द फेडरलिज्म वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और आज का जो वीडियो है, लेक्चर है, वो है पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट कंटेंट included in that chapter, which we will discuss in that video and the upcoming videos of that chapter. Okay students, तो हम ये जानने की कोशिश इंट्रोडक्शन लेक्चर में करेंगे। बट आज इंट्रोडक्शन इस वीडियो का चालू करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत अच्छी न्यूज देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट अनाउंस अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2020-21। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे आज बहुत ज़्यादा खुशखबरी लेकर आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बट कुछ एफर्ट्स आपको लगाने हैं, एफर्ट्स कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाने हैं। खुशखबरी सुन लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। खुशखबरी यह है स्टूडेंट्स कि जिन भी स्टूडेंट्स को सुनिएगा ध्यान से, जिन भी स्टूडेंट्स को क्लास 10 की सोशल स्टडीज के नोट्स चाहिए, मेरे चैनल के, आपके अपने मनीष सर के नोट्स चाहिए, तो मैं गारंटी में आपको वो नोट्स दूंगा। मैं वो नोट्स की फैसिलिटी करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे समझते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पर वो समझ नहीं पाते उनको क्या बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ना है। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। अब आप पूछोगे सर नोट्स कैसे प्रोवाइड करोगे, कुछ फीस लोगे? कुछ ही फीस नहीं लेनी बच्चों, मुझे पैसों का कहीं लाना चाहिए। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग अच्छे नंबर लाओ और एक दिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो सर आपके चैनल के कारण मेरे बहुत अच्छे नंबर आए सोशल स्टडीज में। पर अब आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो कम से कम 50 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहे कि सर यस आई वांट द नोट्स। आने वाले 2-3 वीडियो लेक्चर्स में आप मुझे बता दें कि ये सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आपके जब जैसे ही कमेंट आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों को चाहिए नोट्स, तो मैं नोट्स आपको देना शुरू कर दूंगा। अब नोट्स दूंगा कैसे, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देखिए और बिल्कुल अच्छे से घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करिए, चाहे उनका फिर प्रिंट निकलवा लीजिए वहां से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा, जिससे कि अगर बाई चांस मैं कहीं मिस कर जाऊं तो आप मुझे मैसेज करके बता सके कि सर आप नोट्स दीजिए। पर कम से कम 50 स्टूडेंट्स बच्चों, ठीक है? तो मेरी भी मेहनत सफल हो और आपकी भी। कम से कम 50 स्टूडेंट्स, इसलिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर एक बच्चा भी, दो को भी भेज दे तो 20-25 बच्चों करके आप 50 स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बस आप तो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो आज देख रहा है, अगर सच में नोट्स चाहिए, सच में अगर अच्छी परसेंटेज आप लोगों को बनानी है, बोरिंग टू इंटरेस्टिंग मोड पे अगर आपको लेके जा रहा हूं, तो आप जरूर नोट्स के लिए हाँ बोलिए और कमेंट बॉक्स में आज बताइए आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, तो अपन चैप्टर 2 फेडरलिज्म शुरू करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़े और फ्री में नोट्स पाए। तो शुरू करते हैं आज फेडरलिज्म। देखो स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म मैं बता दूं कि बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा, कौन सा पढ़ा? पावर शेयरिंग। उस पावर शेयरिंग में जो लास्ट वीडियो बनाया था दैट इज द पार्ट 6, जो पार्ट 6 बनाया था पावर शेयरिंग का, जो लास्ट वीडियो था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये वाला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बच्चों? पढ़ा था। इसमें मैंने आपको 4 फॉर्म्स बताए थे पावर शेयरिंग के। कितने बताए थे? 4 फॉर्म्स बताए थे। कौन कौन से थे? पहला, अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन विच वी डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना? दूसरा क्या पढ़ा था? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट बात की। आज का जो पूरा वीडियो है वो सेकंड वाले उसी के ऊपर बेस्ड है। वो सेकंड ही आपका फेडरलिज्म है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये उसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमने भी वही तरीका अपना रखा है। तो फेडरलिज्म क्या है? जो सेकंड पढ़ा था कि अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में वही फेडरलिज्म का है। तो आज हम लोग वही शुरू करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर कहता हूं फ्री में नोट्स पाने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, और टेलीग्राम पे तो आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तब। और जल्दी करिए,
अच्छे काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। कबीरदास जी कहेंगे ना, अच्छा काम आज ही कर दो भाई, तो इसलिए अच्छा काम कर ही देना चाहिए, जल्द से जल्द कर देना चाहिए, कहीं देरी मत करना। और ज्यादा ज्यादा दोस्तों को बोलो टेलीग्राम पे जुड़ो, ज्यादा ज्यादा को बोलो यूट्यूब पे शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो आप चालू करते हैं। सबसे पहले मैं फेडरलिज्म का मतलब बता देता हूँ आपको, ठीक है। फेडरलिज्म, अब जैसे मैंने आपको ये क्यों बताया कि भाई ये जो पावर शेयरिंग का पार्ट 6 बनाया था उसका इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है स्टूडेंट्स, ओके। हर वीडियो का कुछ ना कुछ लिंक होता है, तो इसलिए आप वीडियो मत छोड़ो। पहला जो वीडियो बनाया था सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, उससे देखना चालू करो। बार बार कहता हूँ एक मोटा सा रजिस्टर बना लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनीष सर खड़े ना, आप तो नोट्स भी दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ से भी कॉपी करो और फिर जो मैं नोट्स वो भी पढ़ो, तो मजा ही मजा। तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो फेडरलिज्म को हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द फेडरलिज्म? एक्चुअली फेडरलिज्म क्या है? पावर, वापस देखिए बात ही पावर की, पूरा गेम पॉलिटिक्स में पावर का ही गेम है। पावर इज डिवाइडेड, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, ये बिटवीन का है, बी स्लैश डब्ल्यू, बिटवीन सेंट्रल ऑथोरिटी। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल ऑथोरिटी, अभी आपकी सेंट्रल ऑथोरिटी कौन है बताऊंगा। सेंट्रल ऑथोरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स units of the country, that is the federalism. अब देखिए पावर मैंने बताया था कौन सी पावर होती है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल ऑथोरिटी। सेंट्रल ऑथोरिटी कौन है? जो कि सेंट्रल में बैठी हो, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, वही सेंट्रल ऑथोरिटी होती है। एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स कौन सी हो गई? स्टेट, आपके स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूट, जो जुड़े हुए यूनिट्स हैं वो सब। तो आपके सेंट्रल अथॉरिटी जितने भी कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हैं, तो जैसे हमारे आप 28 हो चुके हैं, 28 स्टेट्स हो चुके हैं, उनके बीच में पावर को डिवाइड कर देना, वही क्या है? फेडरलिज्म है, ठीक है बच्चों। क्या है कि भाई पावर को डिवाइड कर देना, सेंट्रल अथॉरिटी और आपके स्टेट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब स्टेट्स है, उनके बीच में पावर को डिवाइड कर देना, यही क्या कहलाता है? हमारा फेडरलिज्म कहलाता है। और जब हम स्टेट से लोकल में पावर डिवाइड कर देंगे, लोकल गवर्नमेंट में स्टेट से पावर डिवाइड कर देंगे, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज स्टेट और सेंट्रल के ही बारे में हमें पढ़ना है, ओके। पर देखो अब क्या है, फेडरेशन जो है, फेडरलिज्म या फेडरेशन, बेसिकली उसमें दो गवर्नमेंट होती है। कौन सी दो गवर्नमेंट होती है? दो गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोस में आपको बता दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और क्या फंक्शन करती है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे एक हाईएस्ट रेस्पॉन्सिबल ऑथोरिटी होती है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए, it is for the entire country, and responsible for few subjects of national importance, okay। इट इज द फॉर द एंटायर कंट्री, ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए है। इन्होंने जो भी कानून बना दिया, इन्होंने जो भी लॉ बना दिया, वो क्या है? पूरे देश पे लागू होगा, फॉर होल कंट्री, ठीक है, पूरे देश पर ही लागू किया जाएगा, ठीक है, एंटायर कंट्री। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उन सब्जेक्ट्स के लिए जो नेशनल इंपोर्टेंस के कुछ सब्जेक्ट्स है, उनके लिए क्या है? ये रेस्पॉन्सिबल है। अब आप बोलोगे सर फ्यू ही क्यों भाई, पूरे देश को संभाल रहे तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकती? नहीं दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारे संविधान ने बताया है कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस पे कानून बना सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे वो काम करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से पे करेगी, जिसे यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। पहले भी डिस्कशन ले चुका हूं शायद मैं, और आने वाले इस चैप्टर में तो जरूर आएगा वो, तो देखिएगा। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर डे टू डे वर्क ऑफ स्टेट,
अब जो पर्टिकुलर एक स्टेट है वहां की जो गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का ही डे टू डे वर्क का लुक आफ्टर करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब ये अपने पे काम करते हैं, अपने पे काम करते हैं। इनके पास भी कुछ फ्यू सब्जेक्ट्स थी जो कि हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स इनके पास और कितने सब्जेक्ट्स इनके पास है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ओके, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको एक बात बताता हूं मैं, वैसे वो इस वीडियो में आगे भी आपको पता चल जाएगी। ये जो है सेंट्रल एंड स्टेट, दो गवर्नमेंट है, कितनी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंजॉय सेपरेट पावर, अपने अपने अलग पावर्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, मतलब इनके पास कुछ पावर है जिस पे कानून बना लेंगे, इस पे इनके पास कुछ पावर है उस पे कानून बना देंगे। ठीक है, आया स्टूडेंट्स, समझिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा नोट्स चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम लोग आते हैं, अब मुझसे बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर अगर किसी देश में, अगर सुनिएगा, अगर किसी देश में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही गवर्नमेंट हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो कि पूरे देश को चला रही है, ठीक है, जो कि पूरे देश को चला रही है, एक ही गवर्नमेंट हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे जहां पर एक ही गवर्नमेंट है? ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी। कौन सा सिस्टम? यूनिटरी सिस्टम। और जहां दो हो वो तो मैंने बता दिया, फेडरल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा? फेडरल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस यूनिटरी और फेडरल के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो अब ये थोड़ा सा बीच में पार्टीशन सा कर देता हूं। ठीक है, कर दिया। ये यूनिटरी मैंने लिख दिया, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी अपने रजिस्टर में लिख लिया होगा। इधर फेडरल लिख दिया, आपने भी लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले क्या क्या डिफरेंस है? यूनिटरी का डिफरेंस जानते हैं। ओनली वन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहां टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला डिफरेंस, देयर ओनली वन गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बनेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है स्टूडेंट्स, तो दो या दो से ज्यादा की गवर्नमेंट होना फेडरलिज्म कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इफ मोर देन वन गवर्नमेंट इट विल बी सबऑर्डिनेट टू सेंटर। ओके, इफ मोर देन वन गवर्नमेंट, चलो अब मान लेते हैं हम लोग कि भाई एक से ज्यादा गवर्नमेंट हो, कोई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी बना रखी होगी, कहीं कहीं सब यूनिट में गवर्नमेंट भी बना रखी होगी, मना नहीं करता, अगर हो, इफ लगाया, यदि अगर हो तो क्या होता है, वो सबऑर्डिनेट होती है, सबऑर्डिनेट टू सेंटर, मतलब सेंटर की हर बात माननी पड़ेगी, सेंटर के बिल्कुल नीचे रहेंगे, सेंटर की बात को नकार नहीं सकते, इसलिए सेंटर से अलग नहीं है। पर जहां फेडरल सिस्टम होता है वहां क्या है? स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंटर। ये स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? सेंटर्स के सबऑर्डिनेट नहीं होती है, ये अपना अलग से काम करती है। बेल्जियम वाले केस में क्या था? स्टेट गवर्नमेंट थी, सबऑर्डिनेट नहीं थी, बिकॉज फेडरल कंट्री। इंडिया में है नहीं है, फेडरल कंट्री। आई बात समझ में? पर यहाँ पे सबऑर्डिनेट होती है। तो कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। तो 2-3 और देख लेते हैं, फिर तो बल्ले बल्ले, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाऊंगा, दिलाऊंगा आपको, चिंता ही मत करो आप लोग। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताते रहो कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। एक तो आप लोग कमेंट नहीं करते यार, बहुत सुस्त हो, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स पसंद नहीं आ रहे। आप लोग सुस्ती मत दिखाओ, सुस्ती बिल्कुल नहीं, आलस तो जीवन ही बर्बाद कर देता है, आलस करना ही नहीं है जिंदगी में। अब यूनिटरी में यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ऑर्डर्स पास करती है, ये काम करो, नहीं करा तो कैसे नहीं करा, ये भी करो, ये करो। तो भाई ऑर्डर पास कर दो तो स्टेट गवर्नमेंट काम ही नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट है ही नहीं ना, सॉरी सबऑर्डिनेट है, अलग तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, सबऑर्डिनेट है, तो काम कराओ, हमने बोला है करो, इसलिए। बट यहाँ पे नो ऑर्डर पास,
यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी स्टूडेंट्स। आई बात समझ में, यहाँ पे ऑर्डर पास कर रही है, यहाँ पे ऑर्डर पास नहीं कर रही। यही डिफरेंस है यूनिटी में और फेडरल में। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल टू द पब्लिक। इसमें आ जाओ, बोथ गवर्नमेंट आंसरेबल टू द पब्लिक। अब देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या ना हो, पर सिर्फ और सिर्फ जनता को जो जवाब देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जनता के लिए आंसरेबल है, वही जवाब देगी। पर जहां फेडरल सिस्टम है वहां दोनों गवर्नमेंट देती है, सेंटर भी देती है अपना जवाब और स्टेट भी देती है अपना जवाब। जो काम स्टेट ने करा उसका जवाब स्टेट देगी, जो काम सेंटर ने करा उसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट में मैंने आपको यूनिटी और फेडरल भी बता दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिटी भी देख लिया, फेडरल भी देख लिया, ठीक है। पर अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही फेडरलिज्म है, तो अब हमें आगे यूनिटी के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है, बस भूल जाओ, यही भूल जाओ, खेल खत्म, बात खत्म। ठीक है, अब जो पूरा पढ़ना है फेडरल के बारे में पढ़ना है। अब हमने क्या है देख लिया कि भाई साहब पिच कैसी है। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि पढ़ने से पहले थोड़े, मैं क्रिकेट मैच खेलने से पहले क्या पिच को देखा जाता है, पिच कैसी है। तो हम भी आज की वीडियो में हम पिच ही देखिए क्या है होगा फेडरलिज्म में, क्या है। तो बेसिक क्लियर करा है, दैट इज द बेसिक। अब पिच पे खेलने के बाद हम देखेंगे पिच के फीचर्स क्या है, क्या क्या फीचर्स है। फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छा काम करेंगे या स्पिन बॉलर ज्यादा अच्छा काम करेंगे, कौन सा अच्छा बैट्समैन अच्छा खेल सकता है, किसके अच्छे पिच, तो वही बात। ओके, तो अब इसी तरीके से अब हम लोगों को क्या है फेडरलिज्म के फीचर जानेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिच के फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हमें फेडरलिज्म के फीचर्स जानने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है, अगला फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म लेकर आऊंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे जुड़े मेरे दोस्तों भाइयों, और कमेंट करके बताएं आपको नोट्स चाहिए नहीं चाहिए। और ज्यादा शेयर करो, ज्यादा टाइम नहीं है वो हमारे पास, जल्दी कर दो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कर दो, और कम से कम 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।